दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। ये हमारी दूसरी वीडियो है जो कि हम अपनी रणनीति शेयर कर रहे हैं वीडियोस के माध्यम से कि मुख्य परीक्षा में हमारी रणनीति क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं 9 बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद 9 बार मुख्य परीक्षा और 2 बार इंटरव्यू दिया है हमने। तो अगर हमारी पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जो प्लेलिस्ट बनी वहाँ पे आप देखो वीडियो देखिए और रणनीति को आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को। तो देखिए आइए देखते हैं हम लोग निबंध के पेपर में हमारी रणनीति क्या होती है, हमारा अप्रोच क्या होता है और क्या क्या गलतियां करते हैं मैक्सिमम बच्चे और क्या नंबर मिलते हैं एवरेज और क्या आप लिखेंगे तो आप मोर देन 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो रणनीति क्या होती है, मेरी जो रणनीति क्या रहती है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे निबंध के जो टॉपिक हैं, आपको पहले बता दिया 3 खंड में निबंध आते हैं। आप इधर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आप देखिए 3 खंड आपको दिखाए गए हैं। तीनों खंड कौन कौन से हैं आप देखेंगे तो 3 खंड बताए गए हैं। साहित्य और संस्कृति का है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है। पहला जो खंड होगा उसमें इसी 3 से निबंध मिलेंगे। और आप अब इधर देखिए जो निबंध आए हुए हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में साहित्य का भविष्य, पहला टॉपिक मिल गया आपको साहित्य से संबंधित। दूसरा कह रहा है नए भारत की वैश्विक चेतना, जो कि सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। हमारी वैश्विक चेतना आजकल देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम और वन फैमिली वन वर्क वन फ्यूचर जैसी भावना की बात कर रहे हैं और जो सभी के कल्याण की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। ठीक है, ये जो नारा है वो कहीं न कहीं सामाजिक चेतना वैश्विक चेतना से संबंधित है, सबका साथ सबका विकास, तो उससे जुड़ा है। और फिर कृषि उद्योग और व्यापार तीसरा पूछ रहा है कि 21वीं सदी में भारतीय स्त्री स्वप्न से यथार्थ है। अब देखिए ये 3 टॉपिक इसी से आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो हमारा राजनीति से 21वीं सदी में भारतीय स्त्री स्वप्न से यथार्थ है। अब इन निबंधों को हम जब देखते हैं तो इन निबंध की शब्द सीमा 700 है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा 700 है और 50 अंक के एक निबंध है। अब निबंध के लेखन में मेरा जो अप्रोच होता है कि हम करंट अप्रोच को ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, क्रॉनिकल्स मैगजीन लेते हैं, दैनिक जागरण पेपर पढ़ते हैं और भी पेपर देखते रहते हैं। ठीक है, और करंट सिनेरियो जो है हमारे दिमाग में रहता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम करंट सिनेरियो को ज़्यादा टच करते हैं। बट बहुत सारे बच्चे जो हैं जो साहित्य वाला क्षेत्र है उसको भी स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, क्योंकि जो लोगों का मानना है कि जो निबंध का चेक करने वाला विशेषज्ञ होता है निबंध में अच्छा नंबर देता है साहित्य वाले विषय में। बट ऐसा कोई वो मानना नहीं है। जो विशेषज्ञ चेक करता है वो आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा है, वो अपनी क्षमता का मूल्यांकन करने नहीं है कि हम साहित्य वाला पाएंगे तो नंबर ज्यादा दे देंगे। आप बेहतर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। निबंध में जैसे मैंने जो निबंध वो लिया इस बार करने के लिए 21वीं सदी में भारतीय स्त्री स्वप्न से यथार्थ, तो हमने शुरुआत जो की कल्पना चावला की अंतरिक्ष की उड़ान से की। तो कल्पना चावला की जो अंतरिक्ष की उड़ान थी, इस उड़ान ने न केवल भारतीयों के सपनों को, भारतीय स्त्रियों के सपनों को यथार्थ में बदला, इस बल्कि 21वीं सदी में एक नई परिकल्पना शुरू की। कुछ इस तरह से मेरा बना फ्रेमिंग था। तो अब हम जब निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हमें मान लीजिए इसी को लिया हमने, हमारी प्रस्तावना पहले आती है जिसको भूमिका कहते हैं। अब प्रस्तावना की शुरुआत किसी कविता से करते हैं। हमने शुरुआत की यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति है, ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में स्त्रियों को बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की भूमिका में दयनीय परिवर्तन हुआ और कालांतर में ये दशा जो है आ, और बदलती रही। किंतु 21वीं सदी के शुरुआत में कल्पना चावला की अंतरिक्ष की उड़ान ने न केवल भारतीय स्त्रियों के स्वप्न को यथार्थ में बदलने का प्रयास किया, अपितु लाखों भारतीय स्त्रियों को एक नए अवसर की तलाश में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए कैसे भूमिका मेरी इस निबंध से जुड़ गई, यानी जो भूमिका है इस निबंध के शीर्षक से जुड़ गई। यानी जितने भी आपके निबंध के विशेषज्ञ हैं वो यही बताते हैं कि निबंध का जो भूमिका है वो सबसे बेहतर होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका अप्रोच क्या होता है, तो हम पीछे क्या करते हैं, रफ्तारी करते हैं और फिर हम 21वीं सदी में जो हमारी स्त्री है वो स्वप्न से यथार्थ तक कैसे पहुंची है, तो हमने उसे विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, अंतरिक्ष और विज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र, फिर उसके बाद धार्मिक क्षेत्रों में, ठीक है, वैश्विक क्षेत्रों में अलग अलग अप्रोच को बांटा। ये हमने बांट दिया। अब इन अप्रोच को हमने अलग अलग तरीके से लिख लिया और ये हमारे 700 शब्दों में चले जाते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी महिलाएं हमारे लिए काम कर रही हैं, राजनीतिक क्षेत्र में निर्मला सीतारमण जी, ममता बनर्जी जी, उसके बाद सुश्री जयललिता जी, उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा जी, मायावती जी, इन सभी ने अपना अमिट योगदान दिया हुआ राजनीतिक के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुनीता विलियम्स का नाम कौन नहीं जानता है, कल्पना चावला तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जो धार्मिक क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र, साहित्य में भी ममता कालिया जी को आप देख ही रहे हैं कि इलाहाबाद जीते जी, इलाहाबाद के लिए उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हमने अप्रोच में बांटा और उसके साथ ये सीक्वेंस में लिखते हुए चले गए। तो स्वप्न था
यथार्थ में कैसे बदल रहा है। वो जो स्वप्न था कि साहित्य के क्षेत्र में महिला, अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिला, राजनीति के क्षेत्र में महिला कैसे अपने स्वप्न को यथार्थ में बदल रही है, किस प्रकार से परिश्रम कर रही है, उसको इस निबंध में मैंने दिखाया। और फिर हमने एक समापन दिया, संतुलित सा समापन, जिसकी वजह से जो स्वप्न है इसे यथार्थ में बदलना है। लेकिन इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी दिखाना जरूरी था। नेगेटिव एस्पेक्ट में हमने जो नीले ड्रम वाली घटना आपने सुनी होगी, नीले ड्रम में किसी पति को अपने प्रेमी के पास जाने के लिए बंद कर दिया गया, मार डाला गया। फिर आपने राजा रघुवंशी का केस सुना होगा, या फिर ऐसे हजारों घटनाएं आपके सामने वर्तमान समय में आ रही हैं, जिसमें एक पढ़ी लिखी स्त्री जो अपने प्रेमी या फिर किसी दूसरे के साथ मिलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर ले रही है। तो ये चीजें हमने नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाया, लेकिन यहाँ पे हमने किसी इस तरह से दिखाया कि हम यहाँ पे किसी महिला को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। हमने ये दिखाया कि समाज का ये भी एक 21वीं सदी में विद्रूप चेहरा सामने आ रहा है। जो कुरीतियां हैं, जो सोशल मीडिया है, कैसे हमको नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रही हैं, हम इस जगह पे फंस रहे हैं। तो हमने ये सुझाव दिया कि ठीक है, दो व्यक्तियों का समन्वय नहीं हो पाता है। तो हमारा 1856 का जो 1956 का हिंदू विवाह अधिनियम है, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम है, 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक की अनुमति देता है। और तलाक की ले लीजिए, आप तलाक ले लीजिए, अलग रहिए, क्या दिक्कत है, काहे का आप जान ले रहे हैं भाई। अगर आप जीवन दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकारी कौन है? आप अलग रहिए, समन्वय नहीं, अलग रहिए। हमने इसका विद्रूप चेहरा दिखाया जो 21वीं सदी में देखने को मिल रहा था। फिर विद्रूप चेहरे का सामाजिक समन्वय क्या हो सकता है उसको भी बताया, और फिर उसको आगे बढ़ करते हुए समापन कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक लगता है कि हमने इस अप्रोच से काम किया। इसमें भी आपका अलग अलग अप्रोच होगा। इन सारे टॉपिक्स पे आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे देखते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम लोगों को निबंध देखना था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है खंड व। खंड व में हमारे पास कौन कौन से हैं? ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक मिलाइए। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पहला आपको मिल गया। आर्थिक क्षेत्र है, बदलती अर्थव्यवस्था में नैतिकता का प्रश्न। भाई साहब, नैतिकता का प्रश्न अर्थव्यवस्था में क्या देखने को नहीं मिल रहा है? ईरान हार्मुज पर नियंत्रण करके बैठ गया है। अमेरिका ने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। ये नैतिकता का प्रश्न नहीं है तो क्या है? अर्थव्यवस्था के कारण तो है। तो बदलती अर्थव्यवस्था, बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, नैतिकता का प्रश्न किस तरह से है? अब हमने इसको कोरिलेट किया निबंध में। हमारे जो निबंध का शीर्षक हमने चुना ये था, विकास के निहितार्थ और पर्यावरण के स्पेस मैक्सिमम लोग लिख रहे थे, लेकिन ये जो अच्छा टॉपिक था करंट से सिनेरियो से जोड़ते हुए लिखने में बहुत मजा आता है लिखने में। तो हमने इसको लिया और फिर हमने ईरान, इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत के सिनेरियो को जोड़ते हुए नैतिकता के प्रश्न को, भारत कैसे बढ़ता है उपक्रम के माध्यम से, इजराइल को भी दवाइयां दे रहा है, रूस को भी दवाइयां दे रहा है, यूक्रेन को भी दवाई दे रहा है, इजराइल में भी ईरान में भी दवा भेज रहा है। ठीक है, एक साथ अमेरिका के साथ वैश्विक व्यापार समझौता कर रहा है, लेकिन भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए रूस, चीन के साथ समझौता कर रहा है, लिपुलेख दर्रे को खोल दे रहा है। तो दूसरी तरफ जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ समझौता कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन से समझौता करके अमेरिका को यह संदेश दे रहा है कि यूरोपियन यूनियन सिर्फ आपके हित ऐसी नहीं है, वो भारत के बारे में भी सोच सकते हैं। यानी नैतिकता का जो प्रश्न है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो चीजें हमने दिखा दी। ठीक है, उनको आगे बढ़ाया। जैविक खेती, आवश्यकता और व्यवस्था, मैक्सिमम लोग इस पे भी लिखे हैं कि जैविक खेती आवश्यकता। तो एक फ्रेमिंग इसमें भी बना सकते हैं आप, पहले भूमिका, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, करंट सिनेरियो से जोड़ते हुए निबंध को आगे लिखेंगे आप। तो ये तीनों टॉपिक है, बच्चे चुनते हैं। इस पे लिखना आसान है, जैविक खेती, आवश्यकता और विफलता, मैक्सिमम लोग इसको चुनते हैं। हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि ये करंट का मुद्दा था और एग्जामिनर को करंट के मुद्दे को पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है वो करंट के मुद्दे को बहुत अच्छे से पढ़ता है और देखता है कि क्या चीजें चल रही है, वो अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। ईरान, इजराइल और ये सब चल रहा है, तो आप कैसे एक संतुलन बना सकते हैं, वो भी मैंने सोच के इस निबंध को टॉपिक को चुन लिया। ठीक है, अब आते हैं ये तीसरे निबंध का जो शीर्षक है हम लोग का खंड सी में, भारत की विदेश नीति, गुट निरपेक्षता से बहुद्रवीय कूटनीति तक, भूस्खलन कितना मानव जनित कितना प्राकृतिक, नए भारत का स्वप्न, ग्रामीण विकास योजनाएं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विदेश नीति आ गया, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, सीधा सीधा टॉपिक आपको दिख रहा है, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसे आप टॉपिक तैयार करके रखते हैं, आपका निबंध सीधा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सीधा करें ना कि कितना मानव जनित कितना प्राकृतिक। अब भाई साहब, केरल में जो भूस्खलन होता है वो मानव जनित है, हिमालय में जो भूस्खलन हो रहा है मानव जनित है, लेकिन कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी तो हो रही हैं, जैसे भूकंप आ गया, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट से ऐसी घटनाएं आ गई, भौगोलिक हलचल हो गई, तो भूस्खलन हो सकता है। तो कितना मानव जनित कितना प्राकृतिक है, इसको बता सकते हैं आप। फिर नए भारत को स्वप्न और ग्रामीण विकास की योजनाएं, ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न था। तो हमने इस निबंध को चुना, भारत की विदेश नीति, ये भी एक करंट सिनेरियो का था, ज्वलंत मुद्दा है। हम अपने मित्र बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कथन को कौन भूल सकता है? हाँ? और गुट निरपेक्षता 1961 से शुरू हुई और
वर्तमान में बहुध्रुवीय विश्व कूटनीति में कैसे आगे बढ़ रही है, आप इसे भी लिख सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं किस तरह से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीन वाले मुद्दे को आप लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मुद्दे को लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से डेयरी उत्पादों की समझौता भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डेयरी उत्पाद जब भारत में आ जाएंगे तो भारतीय हितों को नुकसान होगा, भारतीय दूध उत्पादकों को नुकसान होगा। जापान के साथ हमारा संबंध कैसे आगे बढ़ रहा है, जापान हमें जो $50 बिलियन का कर्ज दिया हुआ बहुत सीमित पैसे पर, उसे आप दिखा सकते हैं। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया को मैंने दिखाया। फिर भारत के अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को दिखाया, भारत के अमेरिकी देशों, अमेरिका से संबंध दिखाया, भारत का कनाडा, यूरोपियन यूनियन, साथ में दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ संबंध को दिखाया। यानी हमने एक संतुलित उत्तर दिखाया और फिर एक ब्रीफ में लेके आए कि बहुध्रुवीय कूटनीति में जो भारत आज की भूमिका में है कि एक तरफ अमेरिका भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाह रहा है, तो दूसरा चीन भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए लिपुलेख दर्रे को खोल रहा है, रूस भारत को सस्ते में तेल देने के लिए अप्रोच दे रहा है, तो ईरान भारत को थैंक यू इंडिया कर रहा है कि भारत ने क्यों कि उसे दवाइयां सप्लाई की। आप समझ रहे हैं ये निबंध का जो बहुध्रुवीय कूटनीति है किस प्रकार से भारत आगे बढ़ा रहा है। निबंध का जो भूमिका थी, मेन बॉडी थी, शीर्षक था, आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। इस निबंध को चुनने के पीछे कारण यही है कि करंट सिनेरियो का मुद्दा होता है और लिखने में मजा आता है मुझे, हमने इसको चुना है। सर, ये जो आपने ऐसे बताया कि आपने आपकी जो अप्रोच थी और किस तरीके से आपने किया था एग्जाम हॉल में, यहाँ पे कुछ क्या मिस्टेक्स होती हैं मेजर, ठीक है? आपने पिछले 9 साल में जो बदलता हुआ ट्रेंड देखा है, उस हिसाब से इस बार की अप्रोच क्या हो सकती है 2026 को लेके? सोर्स कुछ अगर आप बताना चाहें कि कैसे वैल्यूएशन इनमें करते हैं, क्या फ्लो डायग्राम बनाया जाता है, मेंस में जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से क्या इसको लिखते हैं या फिर कोई एक स्टोरी टेलिंग टाइप होनी चाहिए, ठीक है? और क्या पेन, 1-2 पेन यूज कर सकते हैं? ये सारी जो छोटी-मोटी चीजें होती हैं, कुछ एक एस्पिरेंट की आप दूर करें। बिल्कुल, बिल्कुल विकास जी, हम बताते हैं इस पे थोड़ा-सा। ये जो निबंध है हम लोगों को, अभी जैसे आपने पूछा कि क्या गलतियाँ होती हैं, सबसे पहली गलती तो वर्तनी संबंधी होती है। और आप यकीन मानिए जितने भी बच्चे जब अपनी कॉपी देखने जाते हैं, उन कॉपियों पर ये गोले दिखते हैं। गलत आपने अगर वर्तनी लिखी तो गोला एग्जामिनर कर देता है और लिख देता है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अंक कटौती का कारण है, गोला कर देगा ऐसे कॉपी पे रेड कलर से। आप समझिए गोले जितने ज्यादा हैं आपके नंबर कट जाएंगे। पहली मिस्टेक किसकी होती है? वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की। दूसरा मिस्टेक क्या होता है कि सही निबंध का टॉपिक न चयन कर पाना। आप कहेंगे सर सही निबंध का टॉपिक क्या है? सही निबंध का टॉपिक वो है जिस टॉपिक पर आपकी कलम भूमिका से लेके समापन तक कहीं पे रुके ना, एक फ्लो में क्रम से बढ़ता चला जाए। जैसे मैंने अभी आपको पीछे की कहानी सुनाई, आपने देखा होगा कि कैसे एक क्रम से आगे बढ़ रही है कहानी। तो अभी जैसा विकास जी ने पूछा कि मतलब कैसे क्या जीएस के माध्यम से हम जीएस के पेपर के हिसाब से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे हम हेडिंग नहीं डाल सकते हैं, हेडिंग से बचना होता है। हम निबंध जब पढ़ते हैं तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध को पढ़ेंगे, कविता क्या है, या फिर कुतुज पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो कहीं पे आपको हेडिंग नहीं मिलती है। एक फ्लो होता है निबंध का, लाइन से आगे बढ़ता है, वो क्रम से आगे बढ़ता है। पैराग्राफ चेंज करते जाइए, हर पैराग्राफ में आप अलग टॉपिक को रखेंगे, उस टॉपिक से संबंधित चीजों को समाधान बताएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अप्रोच ये होती है कि मतलब आप एक लाइन से पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट को नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, फ्लो चार्ट कुछ बच्चे प्रयोग भी करते हैं, कुछ बच्चे नहीं प्रयोग करते हैं। तो मैक्सिमम जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो फ्लो चार्ट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट एक जीएस का डायग्राम हो गया और एग्जामिनर जीएस नहीं चेक करना चाह रहा है। वो आपकी इस भूमिका से लेके समापन तक की 700 शब्दों की यात्रा को देखना चाहता है कि आप 700 शब्दों में कैसे भूमिका से समापन तक की यात्रा तय कर लेंगे। और हमें कोई कठिनाई नहीं हुई इस निबंध को पढ़ने में। यकीन मानिए मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, अगर 12 से 13,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, तो 4 से 5,000 बच्चों की जो कॉपी होती है, जो बिगिनर्स होते हैं खास करके, उनके साथ समस्या होती है कि फ्लो नहीं बन पाता है। आपने भी बहुत सारे बिगिनर्स को सुना होगा कि जीएस का पेपर तो मेरा बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन निबंध में फ्लो नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ा पाए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और दूसरा, फ्लो चार्ट के बारे में बताइए। फ्लो चार्ट प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत फ्लो चार्ट में से नहीं होती है, आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए निबंध में। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।